नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यानी AEE का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत टॉपिक सी कवर करेंगे, जिसमें कुल मिलाकर के 35 प्रश्न हैं। दोस्तों, अगर आप AEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ डेड स्टॉक टूल्स एंड प्लांट्स रजिस्टर इट इज चेकेड टू सी प्रोबिंग्स यानी डेड स्टॉक टूल्स और प्लांट रजिस्टर की सत्यापन के दौरान देखने के लिए जांच किया जाता है। तो क्या जांच किया जाता है? ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं। पहला नंबर पर है डेट द रिसिप्ट इशू द बैलेंसेज एंड करेक्टली पोस्टेड एंड बेस्ड ऑन प्रॉपर इनवॉइस वाउचर। यस, इसकी भी जांच की जाती है। डेट देयर एग्जिस्ट प्रॉपर नोमेनक्लेचर प्राइस लिस्ट मेजरमेंट ऑफ इंडिकेटेड, इसकी भी जांच की जाती है। और तीसरा नंबर ऑप्शन है द डिपार्टमेंटल अकाउंट स्टॉक वेरिफिकेशन डन पीरियडिकली टू बीड आउट सर्विसेबल आइटम्स। यस, इसकी भी जांच किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि उपरोक्त 1, 2, 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। डेड स्टॉक के अंतर्गत ये सारी चीज़ों की जांच की जाती है। सेकेंड नंबर प्रश्न है द पे ऑर्डर बुक इज चेकेड टू सी ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन डैट इज ड्रावल ऑफ अमाउंट इज जस्टिफाइड एंड इज डैश ऑब्टेनेड बिफोर द इशू ऑफ पे ऑर्डर फॉर रिलीजिंग द पेमेंट। तो किसके द्वारा जस्टिफाई किया जाता है? तो सेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद ही ये ऑर्डर जारी किया जाता है। नेक्स्ट है द क्लेम्स ऑफ रिवर्समेंट ऑफ ट्यूशन फी एंड एजुकेशन असिस्टेंट आर चेकेड टू सी दैट ऑल क्लेम्स आर एडमिटेड बेस्ड ऑन। तो जो ट्यूशन फी का रिवर्समेंट मिलता है वो किसके बेसिस पे मिलता है? तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। पहला नंबर पर है सेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड साइन, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के हस्ताक्षर के बाद नहीं। डिक्लेरेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट, यस, कर्मचारी की घोषणा और प्रमाणिक दस्तावेज के आधार पे ही आपका ट्यूशन फी का रिवर्समेंट मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल वेरीफाइंग द अकाउंट ऑफ जोनल रेलवे वर्कशॉप primarily should be verified that modify annually of shop is achieved with the reference to target fixed by the railway board। यानी क्षेत्रीय रेलवे कार्यशालों के लेखाओं का सत्यापन करने वाले निरीक्षण अधिकारी को मुख्य रूप से सत्यापित करना है कि मासिक वार्षिक रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित टैक्स लक्ष्यों को प्राप्त किया गया हो। तो किसके अंतर्गत किया जाता है? तो टर्न आउट के अंतर्गत ये किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है वर्कशॉप अकाउंट ऑफिसर रिपोर्ट। वर्कशॉप अकाउंट ऑफिसर किसको रिपोर्ट करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। फिनांस एडवाइजर या चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर को रिपोर्ट करता है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ प्रपोजल फॉर न्यू मार्शलिंग यार्ड, मेजर यार्ड, गुड टर्मिनल्स, ट्रांजिट यार्ड with objective of removing bottlenecks in movement of increased traffic are known as। यानी नए मार्शलिंग यार्ड, प्रमुख यार्ड, गुड्स टर्मिनल, ट्रांजिट यार्डों को प्रस्ताव को अध्ययन बढ़े हुए यातायात की आवाजाही को आने वाले बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए प्रस्ताव डैश के रूप में जाना जाता है। तो किस प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है? ये कहलाता है लाइन कैपेसिटी वर्क, लाइन क्षमता कार्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है बहुत ही अच्छा प्रश्न है ऑपरेटिंग रेशियो फार्मूला इज। ऑपरेटिंग रेशियो फार्मूला क्या होता है? तो GWE डिवाइडेड बाय ग्रॉस रिसिप्ट गुने 100 होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। उसके बाद प्रश्न है अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच ड्यूरिंग पीरियड ऑफ करेंसी द कॉन्ट्रैक्टर एग्री टू सप्लाई मटेरियल ऑन डिमांड इरिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एट फिक्स यूनिट रेट्स इज कॉल्ड। यानी एक अनुबंध जिसके तहत इसकी अवधि के दौरान ठेकेदार निश्चित इकाई दरों पर मात्रा की परवाह किए बिना
मांग पर सामग्री की आपूर्ति करने के लिए सहमत होता है उसे क्या कहलाता है? वो रेट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 9 नंबर प्रश्न है अनसर्विसेबल इम्पिडीज लाइक ए मेटल टिम्बर etc in a stored depot are classified as dash under relevant heading। यानी स्टोर डिपो में अनुप्रयोग पेमटिस धातु लकड़ी आदि को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो किसके रूप में ये वर्गीकृत किया जाता है? तो स्क्रैप मटेरियल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। 10वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैक्सिमम लिमिट फॉर लोकल परचेज फॉर स्टोर आइटम्स अगेंस्ट सिंगल टेंडर इज अप टू डैश ए JAG ऑफिसर। यानी एकल टेंडर द्वारा स्टोर आइटम की लोकल खरीद की अधिकतम सीमा कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के लिए तक है। तो कितने तक है? तो 50,000 तक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है द रजिस्टर ऑफ स्केल चेक मेंटेन इन इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन ऑफ सीनियर DFM ऑफिसर इज एग्जामिन्ड टू सी डैट। यानी सीनियर DFM के कार्यालय में स्थापना अनुभाग में रखे गए स्केल चेक के रजिस्टर की जांच की जाती है ताकि यह देखा जाए। तो क्या इसमें देखा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। द डिटेल्स ऑफ पोस्ट बोथ परमानेंट एंड टेम्पोररी सच एज कैटेगरी ग्रेड सेक्शन फॉर ईच डिपार्टमेंट ड्यूली मेंशन द बुक ऑफ सेक्शन। यानी पदों का विवरण अस्थायी और अस्थायी दोनों जैसे श्रेणी ग्रेड प्रत्येक विभाग के लिए दी गई मंजूरी बुक सेक्शन विधिवत उल्लेख करते हुए इसकी जांच की जाती है। 12 नंबर प्रश्न है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंट स्टॉक वेरीफायर that all items are verified in the depot as per the procedure and there are no item left। यह अकाउंट स्टॉक वेरीफायर की जिम्मेवारी है कि प्रक्रिया के अनुसार डिपो में सभी वस्तुओं का सत्यापन किया जाए और कोई आइटम नहीं बचा है। यानी कोई आइटम कोई कैसा नहीं बचा हो जो कि अनवेरीफाइड हो यानी असत्यापित हो। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऑल रेलवे यूनिट्स आर इंश्योर प्रोक्यूरमेंट ऑफ सर्विस अवेलेबल इन GM थ्रू GM ओनली इंक्लूडिंग सर्विस लाइक। सभी रेलवे इकाई को GM के माध्यम से GM में उपलब्ध सेवाओं की खरीद सुनिश्चित करनी है जैसी सेवाएं सहित। इसमें क्या क्या आता है सेवा में GM के अंतर्गत? तो इसमें आता है व्हीकल हायरिंग, यस, हाउसकीपिंग सर्विसेज, यस, कैटरिंग सर्विस। ये तीनों सर्विसेज आते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है एम एंड पी प्रोग्राम इज ड्रा बाय ईच रेलवे अंडर। एम एंड पी प्रोग्राम किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो ड्रा किया जाता है हेड प्लान 41 के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ABC एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में ABC का विश्लेषण का अर्थ क्या होता है? तो बेसिकली ABC एनालिसिस में वैसे आइटम को इंक्लूड किया जाता है जो कि हाई वैल्यू आइटम हो। यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। सेलेक्टिव कंट्रोल ऑफ हाई वैल्यू आइटम्स यानी उच्च मूल्य की वस्तुओं की चयनात्मक नियंत्रण किया जाता है। 60 नंबर प्रश्न है लिमिटेड टेंडर आर issued with a notice of period dash days is procurement of material by store department। भंडार विभाग द्वारा सामग्री खरीदने के लिए लिमिटेड निविदाएं दिनों की नोटिस अवधि के साथ जारी किया जाती है। तो ये 90 DH के नोटिस के साथ में ये जारी किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नन ऑफ गिवन ऑप्शन। उसके बाद है बीच ऑफ द फ्लोइंग देयर इज मैंडेटरी अंडर नेशनल पेंशन स्कीम NPS फॉर रेलवे एम्प्लॉय। तो NPS के अंतर्गत कौन सा जरूरी है एम्प्लॉय को कटिंग करवाना यानी डिडक्शन करवाना? तो टायर 1 आपका कंपलसरी है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। उसके बाद में 18 नंबर प्रश्न है डैश ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन इज गिवन OBC कैंडिडेट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन रेलवे बाय RRB। जो RRB के द्वारा रिक्रूटमेंट कराया जाता है जिसमें OBC का कितने साल का एज रिलैक्सेशन होता है? तो OBC का 3 साल का होता है। अगर SC/ST की बात करें तो SC/ST का 5 साल का होता है। नेक्स्ट है हु इज द लोवेस्ट अपॉइंटमेंट अथॉरिटी ऑफ ग्रुप डी लेवल।
ग्रुप डी लेवल का अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कौन होता है? तो JSO होता है, यानी जूनियर स्केल ऑफिसर होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है, इफ एन एम्प्लॉय हैज एन एडवर्स रिमार्क इन द एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी। अगर किसी कर्मचारी को एडवर्स रिमार्क्स दिया जाता है व्यापार में, तो क्या जरूरी है? तो इन्फॉर्म द कंसर्न एम्प्लॉय, तो उस एम्प्लॉय को सूचित करना जरूरी है कि आपका एडवर्स रिमार्क्स दिया जा रहा है और किस कारण से दिया जा रहा है उसको बताया जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द लेटेस्ट रिवीजन ऑफ रेलवे सर्वेंट HOER रूल 1961 वाज डन। तो HOER रूल 1961 का जो लेटेस्ट रिवीजन हुआ था 2005 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ मेटल पास। मेटल पास के कौन कौन से प्रकार हैं? तो वह है ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज द एम्पावर्ड टू ग्रांट परमिशन टू चेंज द क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय अंडर HOER। HOER के अंतर्गत रेलवे कर्मचारी के वर्गीकरण में परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार किसके पास में है? ये जो अधिकार है आपका PCPO के पास में है, यानी प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर के पास में है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है, इफ अ रेलवे सर्वेंट इज ट्रांसफर एट ए डिस्टेंस ऑफ मोर देन 1000 किलोमीटर बट लेस देन 2000 किलोमीटर्स। तो अगर किसी कर्मचारी को ट्रांसफर 1000 किलोमीटर से अधिक 2000 किलोमीटर से कम पे किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन रीजन से, तो उनको कितने दिन की छुट्टी मिलेगा? तो 12 दिन की छुट्टी मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ स्टडी लीव व्हिच कैन बी ग्रांटेड एट ए टाइम। तो एक बार में स्टडी लीव अधिकतम कितने दिनों तक लिया जा सकता है? तो एक बार में आपको 12 महीने तक यानी 1 साल तक लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल फॉर्मेट। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल कब फॉर्मेट किया गया था या कब बनाया गया था? तो 1966 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। 27 नंबर प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रूल 31I ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेल सेवा आचरण नियम 3(1) के I निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। मेंटेन एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी, यानी पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठा रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रूल नंबर 13 ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 13 में निम्न में से किससे संबंधित है? तो रूल नंबर 13 जो संबंधित है आपका गिफ्ट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। 29 नंबर प्रश्न है, विच रूल ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज जनरल रूल। कौन सा जनरल रूल है? तो रूल नंबर 3 जो है आपका जनरल से रिलेटेड है। 30 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अकॉर्डिंग टू सब रूल 3 ऑफ रूल 18 ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, इफ रेलवे सर्वेंट बाय मूवेबल प्रॉपर्टी देन इट इज नॉट नेसेसरी टू इन्फॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन। यानी रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 18 के उप नियम 3 के अनुसार एक रेल सेवक चल संपत्ति खरीदता है तो कितनी राशि तक होने पर प्रशासन को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। इफ द वैल्यू ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द एम्प्लॉय इज लेस देन 2 months बेसिक सैलरी। अगर वो संपत्ति एम्प्लॉय के बेसिक पे के 2 महीने के इक्वल से अधिक नहीं है तो इस कंडीशन में उनको इंफॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, अ गजेटेड ऑफिसर कैन नॉट रिमेन द ऑफिस बियर ऑफ रेलवे एम्प्लॉय यूनियन इन व्हिच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज मेंशन। यानी एक राजपत्रित अधिकारी रेलवे कर्मचारी यूनियन का ऑफिसर बियर नहीं रह सकता है, यूनियन का ऑफिसर बियर नहीं रह सकता है। यह रेलवे आचरण नियम 1966 नियम में उल्लेखित किया गया है। ये रूल नंबर 6 में उल्लेखित किया गया है कि गजेटेड ऑफिसर यूनियन का बियर नहीं रह सकता है। उसके बाद है,
द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल यानी डीए रूल इज मेड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के डैश प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके रेल सेवक अनुशासन नियम का बनाया गया है। यानी डीए रूल जो बना है भारतीय संविधान के कौन से नियम के अनुसार बनाया गया है, तो रूल नंबर 309 के अनुसार बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सस्पेंशन अंडर डीए रूल 1968। तो सस्पेंशन के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला है इट इज ए माइनर पेनाल्टी, गलत। इट इज मेजर पेनाल्टी, गलत। इट इज नॉट ए पेनाल्टी। तो सस्पेंशन क्या है, एक पेनाल्टी नहीं है, कोई शासित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। 34 नंबर प्रश्न है बीडो कम्प्लीमेंट्री पास। बीडो कम्प्लीमेंट्री पास में बी इशूड टू अ विंडो हुज हस्बैंड वाज अ रेलवे एम्प्लॉय एंड यानी विधवा को कम्प्लीमेंट्री पास जारी किए जा सकते हैं जिसका पति रेलवे कर्मचारी था, और तो किस कंडीशन में जारी किए जा सकते हैं, आइदर एक्सपायर और मिसिंग। अगर उसका पति चाहे तो एक्सपायर कार्ड हो गए हैं या मिसिंग हो गए, इस कंडीशन में उनको विडो कॉम्प्लीमेंट्री पास दिया जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है इन रेफरेंस टू डीए रूल 1968 इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी अंडर रूल यानी अनुशासनात्मक और अपील नियम 1968 के संदर्भ में डैश के अनुसार जांच अनिवार्य नहीं है। तो किसके अंतर्गत जांच अनिवार्य जरूरी नहीं है, तो रूल 13 के अनुसार जांच अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के इसमें 35 प्रश्न देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और दोस्तों आप लोग को एक बार फिर कहना चाहूँगा, अगर आप स्टडी कर रहे हैं AEE की और आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।